नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने फैसले को पलट दिया। पॉक्सो के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न मामले को आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ भारतीय अधिकारियों की पहली आधिकारिक बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की। बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर पहला वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन बोगोटा, कोलंबिया में आयोजित किया गया। विंध्याचल में विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने फैसले को पलट दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 4-3 बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत संघवाद 1967 के अपने फैसले को पलट दिया। 1967 के निर्णय में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बाशा बनाम भारत संघवाद 1967 में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU ना तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और ना ही इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे AMU अधिनियम 1920 के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि बाद में संसद ने AMU संशोधन अधिनियम 1981 के माध्यम से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को रद्द कर दिया था। इस निर्णय को बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। चलिए इसी के साथ अब निर्णय के मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले है कि ये साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, कोर्ट को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले की मंशा की पहचान भी करनी चाहिए, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि संस्था की स्थापना किसने की है। इसके अलावा किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। साथ ही जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के हकदार हैं। खबर के अंत में संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये समझते हैं। अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और दूसरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग NCMEI अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। पॉक्सो के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न मामले को आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले यौन उत्पीड़न के मामले को संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न के एक मामले को खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए ये बात कही है। इस मामले की सुनवाई विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई है।
आपको बता दें, संविधान का अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को किसी कोर्ट या अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय या आदेश या डिक्री के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव देने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन जानते हैं। पहला है अपराध के आधार पर समझौते की अस्वीकृति। कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण 2019 मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि समाज के खिलाफ अपराध के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सुनील रायकवार बनाम राज्यवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का समर्थन किया गया, जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो अपराध के मामले में आपस में निपटारा नहीं किया जा सकता। दूसरा है अपराध की गैर निजी प्रकृति। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों को निजी मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता जिन्हें समझौते के आधार पर खारिज करने योग्य माना जा सके। साथ ही गंभीर सामाजिक निहितार्थ वाले मामलों को केवल समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है। ये बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को दंडित करता है तथा बाल यौन शोषण का समग्र रूप से निवारण भी करता है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में माना गया है। दंडनीय यौन अपराध की 3 व्यापक श्रेणियों में यौन हमला, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का उपयोग करना शामिल है। 2019 के संशोधन में बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान शामिल किया गया है। चलिए इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ भारतीय अधिकारियों की पहली आधिकारिक बैठक संपन्न हुई। तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ भारतीय अधिकारियों की पहली आधिकारिक बैठक एक नए कूटनीतिक बदलाव की ओर संकेत करती है। 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में ठहराव आ गया था। हालांकि भारतीय अधिकारियों की अफगानिस्तान की हालिया यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनयिक भागीदारी को दर्शाती है। चलिए सबसे पहले तालिबान के सत्तासीन होने के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत की भागीदारी को समझ लेते हैं। भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि 2022 से भारत ने अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए सीमित भागीदारी का अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत अफगानिस्तान के साथ विविध तरीकों से जुड़ा रहा है, जैसे अफगानिस्तान में दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात है। ये मानवीय सहायता और अन्य स्थितियों के संबंध में सक्रिय रहती है। 2021 से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने दिसंबर 2023 तक 3000 से अधिक अफगानी छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनाओं के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिलाया है। भारत ने 2024 में काबुल में अफगानिस्तान क्षेत्रीय सहयोग पहल बैठक में भाग लिया था। अब सवाल ऐसे में आता है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है भू राजनीतिक हित। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को प्रतिसंतुलित करने एवं अपने रणनीतिक हितों जैसे मध्य एशिया तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। दूसरा है क्षेत्रीय स्थिरता। भारत को इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में पैदा हुई अस्थिरता आसपास के क्षेत्रों में भी फैल सकती है। 2021 में दुनिया की 80% से अधिक अफीम की खेती अफगानिस्तान में की गई थी। इससे होने वाली कमाई का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। और सुरक्षित निवेश को देखें तो भारत ने अफगानिस्तान में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। इसी के साथ खबर के आखिर में अफगानिस्तान में भारत द्वारा समर्थित प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भी जान लेते हैं। पहली है सलमा बांध। इसका उद्घाटन 2016 में किया गया था। इसे अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है। दूसरी है जरांज डेलाराम राजमार्ग। इस राजमार्ग का विकास सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। ये ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। यह भारत को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
इससे पाकिस्तान को दरकिनार करके ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचा जा सकता है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की। यह चिकित्सा उपकरण यानी मेडिकल डिवाइस उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए एक व्यापक योजना है। इससे भारत को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग $14 बिलियन का है। 2030 तक इसके बढ़कर $30 बिलियन हो जाने का अनुमान भी है। चलिए इसी के साथ योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसका कुल आवंटन 500 करोड़ रुपए है। इस योजना के घटकों में 5 उप योजनाएं भी शामिल है। पहली है चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए कॉमन सुविधाएं। इसके तहत अवसंरचनाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है, जैसे कि अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला, डिजाइन एवं परीक्षण केंद्र, पशु प्रयोगशाला जैसी कॉमन सुविधाओं का निर्माण। दूसरी है आयात निर्भरता को कम करने के लिए मार्जिनल निवेश योजना। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण के प्रमुख घटकों, कच्चे माल आदि का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना है। चलिए अब चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास को देखें तो कुशल तकनीकी कार्यबल तैयार करने के लिए अलग अलग कोर्स शुरू करने पर वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अगली है चिकित्सा उपकरण क्लिनिकल स्टडीज सहायता योजना। इसके तहत पशुओं पर अध्ययन करने, मानव पर परीक्षण करने और क्लिनिकल प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और आखिरी है चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना। उद्योग संघों और निर्यात परिषदों को सम्मेलनों के आयोजन तथा अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं चिकित्सा उपकरण उद्योग के समक्ष मुख्य चुनौतियों की। सबसे पहले तो अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा डिजाइन और परीक्षण केंद्र जैसी अवसंरचनाओं की कमी है। साथ ही भारत अत्याधुनिक और बड़े चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर अधिक निर्भर है। इसके अलावा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में पूंजी निवेश भी कम है और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी IDS वो स्थिति है जब किसी तैयार उत्पाद यानी कि फिनिश्ड गुड्स की तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। खबर के आखिर में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहले जान लेते हैं। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना शुरू की गई है। इसके अलावा चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना भी चलाई जा रही है। अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर पहला वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन बोगोटा, कोलंबिया में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मेलन कोलंबिया और स्वीडन ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के साथ साझेदारी में आयोजित किया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चों के खिलाफ हिंसा या बाल दुर्व्यवहार होता क्या है। इसमें बच्चों के साथ सभी प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार तथा यौन शोषण शामिल है। विश्व में बच्चों के लगभग 50% आबादी इस तरह की हिंसा से प्रभावित है। इतना ही नहीं, प्रत्येक 5 में से 3 बच्चों को नियमित रूप से अपने घरों में कॉर्पोरल यानी शारीरिक दंड की सजा भुगतनी पड़ती है। दुर्भाग्यवश बाल हिंसा या बाल दुर्व्यवहार के मामले सामने नहीं आ पाते हैं। WHO के अनुसार हिंसा या दुर्व्यवहार से पीड़ित आधे से भी कम बच्चे किसी को ऐसी घटना के बारे में बता पाते हैं और केवल 10% ऐसे बच्चों को ही कोई मदद मिल पाती है। चलिए ऐसे में बच्चों के खिलाफ हिंसा के दुष्परिणाम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य पर प्रभाव या मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जैसे चिंता, अवसाद उत्पन्न होना आदि। दूसरा है शरीर पर प्रभाव, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा है विकास अवरुद्ध हो जाना। बचपन में दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों में स्कूल छोड़ने की संभावना 13% अधिक होती है।
ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि बाल हिंसा या दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या आवश्यक उपाय करने चाहिए। सबसे पहले साक्ष्य आधारित रणनीतियां बनानी चाहिए। इससे बाल हिंसा को रोकने में मदद मिल सकती है। साथ ही शिक्षा प्राप्ति की जगहों को सुरक्षित बनाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में बच्चों में जागरूकता फैलाने वाले विषय शामिल करने चाहिए। बुलिंग को रोकना चाहिए और सामाजिक कौशल बढ़ाने पर जोर भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को सोशल मीडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शोषण से बचाने के लिए डिजिटल माध्यमों को सुरक्षित बनाने वाली नई पहलों को अपनाना चाहिए। खबर के अंत में बाल हिंसा रोकने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलें कौन सी हैं, इस बारे में जान लेते हैं। बात करें वैश्विक पहलों की तो इसमें पहला है INSPIRE इंस्पायर पहल। WHO और यूनिसेफ के नेतृत्व वाली इस पहल में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 7 रणनीतियां शामिल हैं। साथ ही यूनिसेफ ने सेफ टू लर्न प्रोग्राम शुरू किया है और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन CRC 1989 में अपनाया गया था। अब भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं संवैधानिक उपायों से। इसमें अनुच्छेद 21A शामिल है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और दूसरा अनुच्छेद 24। यह अनुच्छेद कारखानों, खदानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। कानूनी उपायों की बात करें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 भी लागू किया गया है। अन्य उपायों में बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आदि शामिल है। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर पर। विंध्याचल में विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने CO2 से मेथनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। NTPC ने फ्लू गैस से कैप्चर की गई CO2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ संश्लेषित कर मेथनॉल का उत्पादन किया है। साथ ही NTPC ने अपना पहला स्वदेशी मेथनॉल संश्लेषण उत्प्रेरक यानी मेथनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट भी विकसित किया है। ये कार्बन प्रबंधन और संधारणीय ईंधन उत्पादन की राह में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार CO2 से मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है। ये प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले औद्योगिक प्रक्रियाओं से या सीधे हवा से CO2 को कैप्चर और उसका शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरा है नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से कम कार्बन इंटेंसिटी वाले हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस यानी H2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिसके माध्यम से CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO में रूपांतरित किया जाता है और आखिर में CO का मेथनॉल में रूपांतरण किया जाता है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हुए मेथनॉल क्या है ये जानते हैं। इसे मिथाइल या वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे सरलतम एल्कोहल है और ये पानी के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। ये एक पारदर्शी, रंगहीन और ज्वलनशील तरल है। इसकी गंध इथेनॉल यानी पीने योग्य एल्कोहल के समान होती है। अंत में CO2 से मेथनॉल बनाने की प्रौद्योगिकी के लाभ भी जानते हैं। इसमें पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में मेथनॉल के उत्पादन के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है और लागत भी कम आती है। दूसरा है कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU। इसके तहत कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों आदि की फ्लू गैस से CO2 उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। साथ ही ये भारत के मेथनॉल अर्थव्यवस्था के विजन को आगे बढ़ाने और पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगी। इससे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने तथा विद्युत क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऊर्जा भंडारण की बात करें तो इसे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक कुशलता से संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मेथनॉल हाइड्रोजन की तुलना में कम ज्वलनशील भी होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं बिपिन चंद्र पाल जी।
हाल ही में बिपिन चंद्र पाल की जयंती मनाई गई। इनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 में भाग लिया था। वे राष्ट्रवाद के उग्रवादी स्वरूप या गरम दल के पक्षकार थे। उन्होंने 1920 में हुए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का विरोध भी किया था, क्योंकि इसमें स्वशासन की बात नहीं की गई थी। इसके अलावा वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। शुरू में वो ब्रह्म समाज में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने वेदांत की ओर रुख किया और अंततः वैष्णव दर्शन श्री चैतन्य के समर्थक बन गए। इनकी साहित्यिक कृतियों में साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया, मासिक पत्रिका हिंदू रिव्यू और इनकी पुस्तक द न्यू इकोनॉमिक मेनास ऑफ इंडिया आदि शामिल है। हम बिपिन चंद्र पाल जी से देशभक्ति, साहस, बलिदान आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। इस संशोधन का उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों पर त्वरित निर्णय देना और विशेष अदालतों का गठन करना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में NCLT में कर्मचारियों की कमी और इसके कामकाज से जुड़ी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व आसूचना निदेशालय DRI के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत नोटिस जारी करने और बकाया राशि वसूलने का अधिकार बहाल कर दिया है। केंद्र सरकार ने PMMSY के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रतिरोधी 100 तटीय मछुआरा गांव विकसित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य मछली सुखाने के यार्ड, आपातकालीन बचाव केंद्र जैसी सुविधाओं की स्थापना करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 3 गुनी हो गई है। इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन को प्रक्षेपित करेगा। इसरो का ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एल्यूलोज चीनी का एक प्राकृतिक विकल्प है। ये दक्षिण कोरिया में एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। हरियाणा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ICAR NRC एक्वाइन को WOAH संदर्भ प्रयोगशाला यानी रेफरेंस लेबोरेटरी का दर्जा प्रदान किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।